कार्बोहाइड्रेट्स। इस टॉपिक के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके जनरल फार्मूला और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सच एज मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स विद देयर क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल। What are carbohydrates? Polyhydroxyaldehydes are polyhydroxy ketones which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone subunits. Polyhydroxyaldehyde जैसा कि नेम से वाज़ेह है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल कंटेनिंग ग्रुप। पोलीहाइड्रोक्सल एल्डिहाइड्स मीन्स ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों, और पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स और ऐसे कीटोन जिनके अंदर मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों, इनको क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और यही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट पैदा करते हैं। मतलब कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करने वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो सब यूनिट्स पैदा करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर कीटोनिक ग्रुप का और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप का। ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का और ये जनरल फार्मूला है कीटोन का। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो कि कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, इस तरह का एल्डिहाइड क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो कि कीटोन ग्रुप है और ये मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है। और इसी तरह जब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हाइड्रोलाइज होते हैं तो जिस तरह ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन था तो डिकम्पोज होगा तो 3 कार्बन वाले 2 या फिर इसी तरह 4 कार्बन वाला कोई पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट प्रोड्यूस करेगा। What are sources of carbohydrate? Plants are major source of carbohydrate. Glucose is naturally produced in green plants through process of photosynthesis. और ये कॉमन बात है कि पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की जो जनरल फॉर्म है ग्लूकोज, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधे के अंदर बन रहा होता है। About 717.6 kilocalorie of solar energy is required for the synthesis of 10 gram of glucose. पौधों को 10 ग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। और ये डायग्राम से देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है कि प्लांट को सोलर एनर्जी की जरूरत होती है और इसी तरह सोलर एनर्जी की मौजूदगी में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रही होती है। जनरल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो फौरी जरिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि ग्लूकोज। दे आल्सो एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड सच एज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की मीन्स ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो जाए, तो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एनिमल के अंदर ज्यादा हो जाए तो वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और इसी तरह अगर प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो वो स्टार्च के अंदर चेंज होकर स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है कि ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर एक्ट करते हैं, जैसा कि ग्लाइकोजन और स्टार्च। They combine with lipids to form glycolipids and with protein to form glycoprotein. ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक सलाहियत है कि वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, और इसी तरह अगर ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। These molecules are also a part of biological membranes or cell membrane. तो जानदारों की जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर भी यही conjugated molecules ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बनता है। इसका काम क्या होता है? रिकग्निशन ऑफ सब्सटेंस एंड इन्वॉल्व इन सेल टू सेल सिग्नलिंग, यानी कि सेल के अंदर जिस मटेरियल ने एंटर होना होगा उसकी रिकग्निशन कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और एक सेल की मेम्ब्रेन से मटेरियल को निकलने देता है जबकि दूसरे सेल के अंदर ये एंट्री को यकीनी बनाता है। तो इट्स मीन सेल टू सेल सिग्नलिंग जो हो रही होती है ये किसके जरिए होती है? ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए। और ग्लाइकोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंबाइंड प्रोडक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स can be classified into monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Mono means one, poly means many. Monosaccharide mean those saccharides which contain one sugar. Saccharide is a word that is derived from Greek word saccharon means sugar. Monosaccharide means one sugar, means those carbohydrates which contain one sugar unit are known as monosaccharides. What are monosaccharides? Carbohydrate containing one sugar unit. और general properties की अगर बात करें, they are simple sugar, they are sweet in taste, soluble in water, cannot be hydrolyzed into simple sugar. और ये पॉइंट अहम है कि ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड हाइड्रोलाइज होकर मोनोसैकराइड बना सकते हैं, जबकि मोनोसैकराइड हाइड्रोलाइज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक ही शुगर यूनिट मौजूद है, जैसा कि ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे मोनोसैकराइड्स हैं। मजीद ये डिकम्पोज होकर कोई नया मोनोसैकराइड नहीं पैदा करेंगे, बल्कि यही मोनोसैकराइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। All carbon atoms in monosaccharide except one have a hydroxyl group. Means मोनोसैकराइड्स के जनरल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कार्बन होंगे उनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे। तो सिर्फ एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होगा। वो कार्बन कौन सा होगा? विच कंटेन फंक्शनल कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा। जैसा कि ये कार्बन फर्स्ट ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये एक एल्डोट्राइओज है, मीन 3 कार्बन वाला मोनोसैकराइड, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी 3 कार्बन वाला मोनोसैकराइड है। क्या फर्क है इनमें कि ग्लाइसर एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और दूसरा जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप मौजूद है। अगर इसके फर्स्ट कार्बन की बात करें तो जो फर्स्ट कार्बन है ये कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, और इधर कीटोनिक स्ट्रक्चर मीन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में दूसरे कार्बन की बात करें तो ये कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यही दो, एक कार्बन है ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर एक्सेप्ट सिर्फ एक कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होगा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर? जैसा कि नेम से जाहिर है, एल्डो शुगर, those sugar which contain aldehyde group are known as aldo sugar, and those sugar which contain ketone group are known as keto sugar. aldo sugar के एग्जांपल क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड, और कीटो शुगर के एग्जांपल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इधर देख सकते हैं कि ये दोनों 3 कार्बन वाले मोनोसैकराइड्स हैं, ये एल्डो शुगर और ये कीटो शुगर। क्यों? क्योंकि ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटो शुगर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, लेकिन हैं ये दोनों 3 कार्बन वाले और आइसोमर्स भी हैं एक दूसरे के। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, monosaccharides can be classified into triosis, tetrosis, pentosis, hexosis and heptosis. Triosis, those monosaccharide which contain 3 carbon atoms. Tetrosis, those contain 4 carbon atoms. Pentosis, 5 carbon, and hexosis and heptosis contain 6 and 7 carbon respectively. Triosis, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसर एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ट्राइओसिस के एग्जाम्पल हैं, मींस ऐसे मोनोसैकराइड जिनके अंदर 3 कार्बन हो। और हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये 3 कार्बन वाले मोनोसैकराइड हैं। तो इसी कार्बन की बेस पर इनको क्या कहा जाता है कि ये ट्राइओसिस मोनोसैकराइड्स हैं। इनका रोल क्या है? विच आर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट हैं, दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। टेट्रोसिस, दे आर रेयर इन नेचर, मोस्टली अकर्स इन बैक्टीरिया। तो ये ऐसे मोनोसैकराइड्स हैं जो नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, अगर होते हैं तो ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर। पेंटोसिस और हेक्सोसिस, ये भी ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की तरह इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। पेंटोसिस की एग्जांपल क्या? राइबोज, जबकि हेक्सोसिस, मोस्ट कॉमन हेक्सोसिस ग्लूकोज विच इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे जो कॉमन हेक्सोस है, 6 कार्बन वाला मोनोसैकराइड है, वो ग्लूकोज है और एनर्जी का बुनियादी जरिया भी है। हेप्टोसिस, 7 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड सच एज सीडोहेप्टोसिस। ग्लूकोपाइरानोज, तो पहले हमने पढ़ा कि ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड है।
तो ग्लूकोपायरानोज क्या है? इन सोल्यूशन फॉर्म ग्लूकोज गिव 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर नोन एज ग्लूकोपायरानोज। तो ये मोनोस्क्राइड की एक प्रॉपर्टी है कि जब सोल्यूशन के फॉर्म में होंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसी तरह ग्लूकोज भी एक मोनोस्क्राइड है, तो जब इसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ग्लूकोज 6 कोनों वाला एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ग्लूकोपायरानोज कहा जाता है। और ये जो है ग्लूकोज का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज की इस तरह की अरेंजमेंट को होवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, तो अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 कार्बन अटैच कर दें एक दूसरे के साथ। तो 6 कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोस्क्राइड है, तो जस्ट इसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप, तो ग्लूकोज कौन सा है, एल्डिहाइड फॉर्म है या कीटो फॉर्म, तो ग्लूकोज एल्डो शुगर है। और इसके फर्स्ट कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप यानी मींस एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर, और थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर। तो जब आप इस तरह याद करेंगे कि ग्लूकोज के केस में सिर्फ थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगा, बाकियों पर राइट हैंड साइड पर होगा, तो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर याद करना इजी हो जाएगा। अब इसी तरह जब इस ग्लूकोज को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, इसका भी याद करने का एक तरीका है स्केच करने का, कि जो कार्बन 5 है और कार्बन फर्स्ट, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के अंदर सिलाहत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान शेयर्ड था, तो अब कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी की कमी को फिल करने के लिए ये जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है, सेकंड लास्ट कार्बन वाला, 5th वाला, तो यहां से ये जो कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास चला आ जाएगा। तो मींस अब इस कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर क्या मौजूद होगा, एक उसका अपना हाइड्रोजन, और दूसरा जो पहले ऑक्सीजन था अब इसके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो मींस फर्स्ट कार्बन के ऊपर अब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। और ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 6 कॉर्नर वाला एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेना, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th और इसी तरह 6। तो फर्स्ट कार्बन पर अब कौन से स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या बना, ऑक्सीजन तो पहले से मौजूद था, 5th कार्बन का हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एनोमेरिक कार्बन के ऊपर। तो बाकी क्या रह जाता है, सेकंड कार्बन, थर्ड, ये उसी तरह बना देंगे। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रेट स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पर होंगे उन्हें रिंग स्ट्रक्चर के अंदर डाउनवर्ड स्केच करेंगे, जैसा कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है, तो हम उसे क्या करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड बनाएंगे। और इसी तरह थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर था, तो इसे अपवर्ड बना देंगे, 4th वाला इसी तरह 5th कार्बन पर आ जाते हैं। तो अब देखें इस 5th कार्बन पर क्या रह जाएगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन तो चला गया फर्स्ट कार्बन के पास, तो 5th कार्बन पर सिर्फ क्या है अब, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन भी किन के दरमियान है, फर्स्ट कार्बन और इसी 5th कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन होगा। तो ये देख सकते हैं कि 5th कार्बन का एक अपना हाइड्रोजन, दूसरा 5th कार्बन जो 6 कार्बन के साथ अटैच है, CH2OH, और अब इसके दरमियान क्या है, फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन मौजूद होगा। तो इधर स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो डी ग्लूकोज का मतलब ऐसा ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस राइट हैंड साइड पर हूं, तो वो क्या होगा, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे के सारे शिफ्ट हो जाएं लेफ्ट साइड पर, तो ये बन जाएगा एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज जब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका डाउनवर्ड होगा। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप शिफ्ट हो जाए अपवर्ड, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। राइबोफ्यूरानोज, तो जिस तरह पढ़ा कि ग्लूकोज को जब सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये 6 कॉर्नर वाला रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ग्लूकोपायरानोज कहा जाता है।
इसी तरह जब राइबोज को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो राइबोज 5 कॉर्नर वाला रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे राइबोफ्यूरानोज कहा जाता है। और ये एक राइबोज का स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। राइबोज 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोस्क्राइड है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट जिस तरह कहा कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, जिस तरह ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पढ़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बना लें। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये जो है फर्स्ट कार्बन, इसी तरह फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पर क्या रह जाएगा, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड साइड पर, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड और थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल इसी तरह डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पर होंगे स्ट्रेट स्ट्रक्चर में तो वो रिंग स्ट्रक्चर के डाउनवर्ड होंगे। और इसी तरह ये कार्बन फोर्थ और कार्बन फोर्थ डायरेक्ट किसके साथ अटैच है, कार्बन फिफ्थ के साथ, तो ये 5वें कार्बन के साथ CH2 है। तो कार्बन फोर्थ के साथ क्या क्या, एक हाइड्रोजन है, एक ये फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि एक ये जो है फोर्थ कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया और ये फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन के जरिए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिफ्थ कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन के जरिए लिंक्ड। वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ऑल फ्रूट्स बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, डेट्स, फिग्स। खजूरों के अंदर, इंजीर के अंदर और ग्रेप्स के अंदर हर जगह कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। अगर बात करें इंसानों के अंदर तो ह्यूमंस के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है 0.08%। ओलिगोस्क्राइड्स, तो मोनोस्क्राइड क्या थे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 1 शुगर यूनिट मौजूद हों। ओलिगोस्क्राइड की अगर बात करें, ऑन हाइड्रोलिसिस दीज यील्ड 2 to 10 मोनोस्क्राइड्स, यानी कि ये ओलिगोस्क्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब इनकी डीकम्पोजिशन की जाती है तो 2 से 10 मोनोस्क्राइड्स भी पैदा होते हैं। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू मोनोस्क्राइड्स, लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू मोनोस्क्राइड्स। द वंस यील्डिंग 2 मोनोस्क्राइड, चूंकि ये 2 से 10 मोनोस्क्राइड पैदा कर सकते हैं, तो अगर ये डिकम्पोज होकर 2 मोनोस्क्राइड पैदा करेंगे तो इस तरह के ओलिगोस्क्राइड को डाइस्क्राइड कहा जाता है। और अगर 3 मोनोस्क्राइड पैदा करें तो ट्राइस्क्राइड, और अगर 4 मोनोस्क्राइड पैदा करें डिकम्पोज होने के बाद तो इनको टेट्रास्क्राइड कहा जाता है। तो डाइस्क्राइड, द मोस्ट कॉमन डाइस्क्राइड आर माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। और ये बड़े अहम पॉइंट हैं कि जो माल्टोज है ये किससे मिलकर बना होता है? 2 मोनोस्क्राइड से, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो जब माल्टोज की डिकम्पोजिशन होती है तो ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल पैदा करता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, और सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सक्रोज को केन शुगर कहा जाता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। सक्रोज का एक दूसरा नेम भी है टेबल शुगर, जिस तरह सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और उसका कॉमन नेम है टेबल साल्ट, तो इसी तरह सक्रोज जो है इसका दूसरा नेम जो है वो है टेबल शुगर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कोवेलेंट लिंकेज बिटवीन 2 मोनोस्क्राइड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोस्क्राइड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जैसा कि इधर देखा कि सक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो सक्रोज बना रहे हैं, तो इनके दरमियान जो कम्बिनेशन का जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसको डायग्राम से देख सकते हैं कि 2 मोनोस्क्राइड्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। तो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो दरमियान में क्या रह जाएगा? सिर्फ ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, मींस मोनोस्क्राइड एक दूसरे के साथ CO लिंकेज के जरिए अटैच हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन लिंक के जरिए। और ये कार्बन और ऑक्सीजन लिंक जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और सक्रोज का स्ट्रक्चर है कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो जो नया स्ट्रक्चर पैदा होगा
वो स्क्रोज होगा और इनके दरमियान लिंकेज कौन सी होगी, 1-2 लिंकेज। 1-2 लिंकेज क्यों होगी, क्योंकि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। पॉलीसेकेराइड्स मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सबसे कम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर मौजूद हैं वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसेकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट, जबकि पॉलीसेकेराइड्स क्या है, टेस्टलेस, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेकेराइड तो वाटर में सॉल्युबल थे, ओलिगोसेकेराइड भी कुछ हद तक वाटर में सॉल्युबल थे, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होंगे वो ये बहुत कम सॉल्युबल होंगे वाटर में। एग्जाम्पल कौन सी इनकी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्टिन, एगर, पैक्टिन, आयन एंड काइटिन। जैसा कि पढ़ा मोनोसेकेराइड की एग्जांपल कौन सी थी, ग्लूकोज, राइबोस, ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ओलिगोसेकेराइड की एग्जांपल डाइसेकेराइड की कौन सी थी, लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज। इसी तरह पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्टिन, एगर, पैक्टिन एंड काइटिन। तो याद रखिएगा कि काइटिन पॉलीसेकेराइड है, मींस कार्बोहाइड्रेट है, जबकि क्यूटिन लिपिड है। स्टार्च, स्टार्च क्या है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स अपनी खुराक पौधों से हासिल करती हैं, तो जो उनके लिए बेसिक कार्बोहाइड्रेट का जरिया है वो कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का जरिया कौन सा है, स्टार्च। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है मींस कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो जब इनकी डिकम्पोजिशन की जाती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। There are two types, इमाइलोज एंड इमाइलोपैक्टिन। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, इमाइलोज और इमाइलोपैक्टिन। इमाइलोज कैसे स्टार्च है, दे कंसिस्ट ऑन अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। इमाइलोज ग्लूकोज की अनब्रांच चेन पर मौजूद होते हैं, मींस ये लीनियर इन नेचर हैं, जबकि इमाइलोपैक्टिन कंसिस्ट ऑन ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, मींस ये नॉन लीनियर इन नेचर होंगे। तो जो अनब्रांच्ड होगा वो इजिली सॉल्युबल हो जाएगा हॉट वाटर के अंदर, जबकि जो इमाइलोपैक्टिन है चूंकि ये ब्रांच या रिंग स्ट्रक्चर पर मौजूद होंगे तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे हॉट और कूल्ड वाटर के अंदर। और एक और बड़ा अहम पॉइंट कि स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के प्रोवाइड किए जाएं जिनमें स्टार्च भी हो, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, फिर पहचान करनी पड़ जाए कि इसमें कौन सा स्टार्च है, तो जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, अगर किसी सैंपल के अंदर स्टार्च मौजूद होंगे तो वो कौन सा कलर देंगे, ब्लू। ग्लाइकोजन इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। अब एनिमल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा स्टोर होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा स्टोर होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च। इस पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, स्टार्च, जबकि एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन। और इसी बेस पर इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। जानवरों के जिस्म के अंदर चीफ फॉर्म सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन। और ये भी याद रखा जाए कि चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, एनिमल के जिस्म में जो स्टोर होगा कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर वो कौन सा होगा, ग्लाइकोजन। और एनिमल के लिए जो मेन सोर्स या चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा वो कौन सा होगा, स्टार्च। फाउंड एबंडेंटली इन लिवर एंड मसल, चूंकि एनिमल के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं तो कहां पाए जाएंगे, ज्यादातर सेल्स और मसल्स में, सेल्स के दूसरे कंपोनेंट्स में भी मौजूद हो सकते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, हालांकि स्टार्च के केस में पढ़ा कि इमाइलोज वाटर में सॉल्युबल होगा, इमाइलोपैक्टिन सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन ग्लाइकोजन टोटली इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो जिस तरह था कि स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर विद आयोडीन, सॉरी। और जब ग्लाइकोजन को रिएक्ट कराया जाता है तो ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है, ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। और आल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करते हैं। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये पढ़ा कि कौन से सिर्फ हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं होते, इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करते हैं। सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर।
नेचर के अंदर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन से हैं? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड के अंदर जो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड मीन वो कौन सा है? सेलुलोज। कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की प्योर फॉर्म कॉटन है। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो ये भी याद रखा जाए कि पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। मीन सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस बट डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। व्हाई? क्या वजह है कि इंसानों के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन हर्बीवोर्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मींस घास हो गई या फिर पौधों की सेल वॉल, इसको ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते लेकिन जानवर हर्बीवोर्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेलुलेज एंजाइम। तो सेलुलोज की डिकम्पोजिशन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए नेचर ने एक एंजाइम पैदा किया जिसे सेलुलोज कहा जाता है। इंसानों के अंदर ये एंजाइम पैदा नहीं होता, इस वजह से इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। While in digestive tract of animals, bacteria, yeast, protozoa secrete an enzyme cellulase for its digestion. जबकि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं जो कि एंजाइम रिलीज करते हैं सेलुलोज। इसी की बेस पर उनके अंदर हर्बीवोर्स की डाइजेस्टिव ट्रैक में सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। सेलुलोज गिव नो कलर विद आयोडीन, जबकि पराग के स्टार्च कौन सा कलर देंगे? ब्लू कलर विद आयोडीन। और ग्लाइकोजन कौन सा कलर देगा? रेड कलर विद आयोडीन। सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देते।